बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इस वक्त दुनिया में आप जहां भी देखेंगे ना, जिस भी रीजन में देखेंगे, आपको अफरा तफरी और बेचैनी नज़र आती है। इसराइल के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे लाखों लोग सड़कों पे हैं, क्योंकि वहाँ पर जुडिशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं नेतन्याहू, जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए। फिर पाकिस्तान के अंदर देखें, लोग आपको सड़कों पे नज़र आते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स, और वो अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं। फिर इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी वाले बेचैन हैं। उनको एक तरह से मोदी साहब ने खुदे लाइन लगा दी है। अपोजिशन के जो लीडर थे उन्हीं को डिस्क्वालीफाई कर दिया, राहुल गांधी को। बांग्लादेश के अंदर आप देखेंगे तो अवामी लीग के जो अपोनेंट्स हैं वो इलेक्शन से पहले एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप चाहते हैं, तो वो अलग से परेशान है। लेकिन इसके दरमियान सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब्ड रीजन है ना, वो यूरोप है इस वक्त। यूरोप में एक तो बहुत बड़ी जंग चल रही है यूक्रेन और रशिया की, लेकिन इसके अलावा भी यूरोप के अंदर कई मुल्कों में रिसेंटली मुख्तलिफ हवालों से प्रोटेस्ट हमें नज़र आए हैं। इस वक्त जो सबसे बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो फ्रांस के अंदर चल रहे हैं। यूरोप में बहुत बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से लेकर ये प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर, और ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। लाखों की तादाद में जाहिर सी बात है लोग निकले हुए हैं, और कुछ लोग तो ये भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको लिंक कर रहे हैं कि वो जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन आया था तो कुछ उसी तरह की सिचुएशन लोग कह रहे हैं कि हुई है यहाँ पे। अब हुआ क्या है वहाँ पे असल में कि ये जो फ्रांस के सदर हैं मैक्रोन साहब ने एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास करवाया हुआ है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि फ्रांस में सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। वैसे हर जगह मिल रही होती है, हमारे मुल्कों के अंदर भी मिल रही होती है। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ जो मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान ने अब नए जो लोग रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे महकमों में पेंशन बंद कर दी गई है वहाँ पे, क्योंकि पेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि प्योरली एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट उनको पाल रही होती है, मुलाजमीन जब रिटायरमेंट होते हैं ना उनकी, तो एक तरह से उनको कई सालों तक बाद में भी पाल रही होती है। इसका कोई बेनिफिट होता नहीं गवर्नमेंट को, लेकिन यह है कि बस उन्होंने चूँकि सारी ज़िंदगी सर्व किया होता है तो उसको नज़र में रखते हुए उन एम्प्लॉयज़ को जो है वो एक फैसिलिटी दी जाती थी। लेकिन अब ये जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर एज आई सेड कई महकमों में ख़त्म हो रहा है। इंडिया के अंदर भी कई महकमों में ये कंसीडरेशन की जा रही है कि पेंशन को ख़त्म किया जाए, और इसी तरह दीगर मुल्कों में भी। तो इसने क्या किया मैक्रोन ने, कि मैक्रोन ने 62 साल पहले 62 ईयर्स से जब कोई बंदा काम करता था ना सरकारी महकमे में, जिसकी उम्र 62 ईयर्स तक होती थी, तो उसको ये जो है वो पेंशन देते थे। अब इसने क्या किया है कि रिटायरमेंट की एज बढ़ा के 64 ईयर्स तक कर दी है, यानी सिर्फ उन्हीं को पेंशन मिलेगी जो कि 64 ईयर्स तक जिन्होंने काम किया होगा। अब इस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो जो लोग इफेक्टेड है ना इसके नतीजे में, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं असल में वो बाहर निकली हुई हैं। ये उनसे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। बाकी उनके हमदर्द और ये सपोर्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली एक मखसूस तबका यहाँ पर हिट हुआ है। बेसिकली उनके इंटरेस्ट जो है, और बड़ी तादाद में फ्रांस जो है वो पेंशन दे रहा होता था। वैसे ये भी जो प्रोटेस्ट हैं कहीं ना कहीं पे यूक्रेन वाली लड़ाई से रिलेटेड है, ये उससे जुड़े हुए प्रोटेस्ट हैं। ये यूक्रेन की जो जंग है ना, इसने यूरोप के ऊपर बहुत बुरा असर डाला है। एनर्जी वहाँ पर महंगी हो गई है, कई 100% वहाँ पर जो बिजली और पेट्रोल और फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं जंग शुरू होने के बाद। लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी इनके ऊपर पड़ा है, रिसेशन भी इनके ऊपर आया हुआ है। यूरोप की जो सारी की सारी गैस आती थी रशिया से आती थी, वो इफेक्टेड हुई है। तो इस जंग ने अमेरिका को तो फ़ायदा दिया होगा, लेकिन यूरोप को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है, और उसका सारा का सारा ब्लेम आता है यूरोपियन लीडरशिप पे। वो हमेशा से पपेट के तौर पर यूज़ होते रहे। नेटो फोर्सेज अगर आप देखें, अमेरिका ने कितना बेदर्दी के साथ यूरोप की जो फोर्सेज हैं नेटो वाली, उनको यूज़ किया हुआ है। इराक के अंदर इनका कोई काम नहीं था, उधर भी घुसेड़ के ले गए इनको। अफगानिस्तान के अंदर यूरोप का कोई काम ही नहीं था, उधर घुसेड़ के ले गए इनको। सीरिया के हर जगह आप देखें यूरोप वालों को पहले आगे करते हैं और पीछे ये खुद होते हैं अमेरिकन। तो बड़ा बुरी तरीके से अमेरिकन ने यूरोपियन लीडर्स को हमेशा से यूज़ किया है वर्ल्ड वार 2 के बाद। वो मार्शल प्लान जब इन्होंने दिया वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिकन ने, बहुत सारे कम लोग इसको जानते हैं कि एक BRI अमेरिका ने भी लॉन्च किया था वर्ल्ड वार 2 के बाद। यूरोप की इकोनॉमी गिर गई थी, तो उसको उठाने के लिए अमेरिकन ने बहुत बड़ा पैकेज दिया था, कई 100 अरब डॉलर्स का उस वक्त। तो उसमें उन्होंने यूरोप की इकोनॉमी खड़ी की थी दोबारा अमेरिकन ने, मार्शल प्लान उसको कहते हैं।
अब तब से लेकर इनका कब्जा हो गया पूरी तरह से यूरोप के ऊपर, उनका सोशल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो सिस्टम है अमेरिका की मुट्ठी में आ गया। अब तब से लेकर वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग में अगर ये न्यूट्रल रहते हैं ना, क्योंकि इनके ऊपर तो डायरेक्टली असर नहीं पड़ रहा था, खासतौर पर जो मेन जो कंट्रीज है नेटो के अंदर जो शामिल है उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। जैसे वो घुसते चले जा रहे थे, यूक्रेन के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, उनका कोई काम नहीं था रशिया से बैठे बैठाए फड्डा मोल लेने का। लेकिन पहले उन्होंने वो कोशिश की जिसके नतीजे में रशियंस ने इधर इन्वेजन की। अब जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं। फ्रांस का पर्टिकुलरली मुद्दा यह है कि इस जंग के चलते उनको अपनी जो दिफाई बजट है, डिफेंस बजट, वो बढ़ानी है, लेकिन उनके पास पैसे इतने हैं नहीं जितनी वो बजट बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कॉस्ट कटिंग के एरियाज देख रहे हैं, और सबसे बड़ा जो इनको अट्रैक्टिव कॉस्ट कटिंग का मेजर लगा वो ये लगा कि पेंशन जिनको आप दे रहे हैं उनकी पेंशन कम करो और वो पैसा लगाओ आप यहाँ पर डिफेंस के शोबे में। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो है ना, ये अपनी टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का 7.5% पेंशन्स पे खर्च कर रहा होता है, जबकि फ्रांस के ही पड़ोस में अगर आप देखें, जर्मनी एक बहुत बड़ा मुल्क है और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी इसको समझा जाता है, तो जर्मनी वाले भी अपने टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का 10.5% यानी 10.4% तकरीबन वो खर्च कर रहे होते हैं पेंशन्स पे। लेकिन ये कितने करते हैं फ्रांस वाले? फ्रांस वाले 14.5% खर्च कर रहे होते हैं अपनी टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का, जो कि बड़ा फिगर है। और अब इनके ऊपर यह प्रेशर आया हुआ है कि वो अपनी मिलिट्री की बजट बढ़ाएं, और मिलिट्री की बजट बढ़ाने के लिए उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्होंने ये समझा हुआ है कि पहले इसको नीचे करें, पेंशन्स की जो एक लिमिट है उसको नीचे करें, ताकि फिर हम वो पैसे दूसरी जगह पे लगाएं। और ये एक बड़ा टफ टास्क था। मैक्रोन की गवर्नमेंट ने फिर ये डिसाइड किया कि हमको ये करना चाहिए कि पेंशन्स ख़त्म करने चाहिए या नीचे करने चाहिए कुछ ना कुछ इसको। उस पर ये सारा वबाल क्रिएट हुआ पड़ा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इतने ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं प्रोटेस्ट के, कोई 200 लोग मेरे ख्याल से उन्होंने अरेस्ट तो किए हैं, 44 लोग ज़ख्मी हो गए प्रोटेस्ट में, क्योंकि पुलिस वहाँ पर भी टीयर गैस फेंक रही है। और ये अच्छी बात है कि ये नज़र आई कि बहुत सारे जो पुलिसमैन हैं ना, उन्होंने मुजाहिरीन पे टीयर गैस और ये फेंकने से इनकार कर दिया और मुजाहिरीन के साथ ही मिल गई। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। किंग चार्ल्स जो हैं उनको आना था फ्रांस, लेकिन वो भी मुजाहरे देखकर उन्होंने कहा कि यार मैं कैसे आ सकता हूँ इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट, क्योंकि मुल्क भर में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं फ्रांस में। तो वो फिर दौरा उन्होंने कैंसिल कर दिया किंग चार्ल्स ने भी। तो बड़े बुरे हालात हैं इस वक्त। अभी तक ये चीज़ संभलने का नाम नहीं ले रही। 1-2 रोज़ पहले मैक्रोन टीवी पे आए, लोगों को ये लग रहा था कि ये सॉरी करके पीछे भाग जाएगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो रिफॉर्म्स हैं वो नहीं ला रहा हूँ पेंशन स्कीम में। लेकिन उल्टा उसने टीवी पे आके क्या कहा, उसने कहा कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, तो मैं क्यों हटाऊँ, मैं तो नहीं हटाऊँगा। तो प्राइम मिनिस्टर को हटाने से भी उसने इनकार कर दिया, और ऊपर से उसने ये भी कहा कि ये जो प्लान है ना हमारा, ये चलता रहेगा, भले लोग सड़कों पर, डजंट मैटर, ये चलता रहेगा। और उसने कहा मुझे सिर्फ ये अफसोस है कि मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ कि ये कितना ज़रूरी है करना, और लोग समझ नहीं रहे, ये मुझे अफसोस है। तो उसने भी जनाब पीछे हटने से इनकार कर दिया है। और यहाँ से मुजाहिरीन जो हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो भी घरों को जाने को तैयार नहीं है। रोज़ाना वहाँ पर देखें, पढ़ी लिखी सोसाइटी है ना, तो वहाँ पर जो लोग जिनके स्टेक्स कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं वो तो फिर घरों को जाने को तैयार नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि 62 की जगह 64 साल हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हमें जो है वो पेंशन मिलेगी। नाउ मैक्रोन की गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा मसला ये भी है कि ये इतने मैसिव जो पैसे दे रहे होते हैं पेंशन स्कीम के तहत, ये जो डेफिसिट है ये इतना बढ़ता जा रहा है तेज़ी के साथ कि ये कोलैप्स भी हो सकता है अगर इसको कंटेन ना किया गया, रोका ना गया ना इस डेफिसिट को, यहाँ पे जिसको रोकने की कोशिश कर रहा है मैक्रोन। तो पेंशन सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा इनका। इस वक्त जो पेंशन सिस्टम का डेफिसिट है ना, वो $1.8 बिलियन था 2023 के अंदर। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 1.8 बिलियन यूरोस, सॉरी डॉलर नहीं, यूरोस। और 2 साल के अंदर अंदर यानी 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि ये जो 1.8 बिलियन यूरोस का डेफिसिट है ये बढ़ के 10.7 बिलियन यूरोस हो जाएगा। और 2035 तक यानी कोई 10-12 साल के अंदर आप यूं समझें कि ये जो डेफिसिट है
ये 21.2 बिलियन यूरोस का हो जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल कोलैप्स हो जाएगा। इतना सस्टेन नहीं कर सकती ये, इनकी जो इकोनॉमी है सस्टेन नहीं कर सकती इतना ज़्यादा ह्यूज बर्डन। लिहाजा इस चीज़ से पीछे हटना भी कहते हैं ना, आगे आग है तो पीछे खाइए, वो वाली सूरत हाल है मैक्रोन गवर्नमेंट के लिए। आगे लोगों का मुजाहरा, लोगों का प्रोटेस्ट, लोगों के इतने ज़्यादा यूँ समझे कि डिमांड आ रही है, और पीछे इनको जो इकोनॉमी है वो इनकी इन डिमांड्स को सपोर्ट नहीं कर रही जो कि प्रोटेस्टर्स चाहते हैं वहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है मैक्रोन के लिए। लेट्स सी कि वो इससे कैसे बाहर निकलता है। लेकिन एज ऑफ नाउ पूरा का पूरा फ्रांस जो है वो सड़कों पे यूँ समझेंगे।